नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने संविधानवाद, संविधान की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, निर्वाचन प्रणालियों विभिन्न और भारतीय संविधान सभा के निर्माण के बारे में जाना। आज हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले संविधान निर्माण किसके द्वारा होता है? संविधान सभा द्वारा होता है। संविधान सभा आती कैसे है? कैबिनेट मिशन जो आता है उसके द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन कैसे होगा, कैसे बनेगी संविधान सभा, उसके बारे में बताया गया था, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। क्या क्या बताया गया था कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत व राज्यों के समूह को जनसंख्या के अनुपात में हर 10 लाख सीट पे जनसंख्या पे एक सीट होगी। कुल 389 सीटें होंगी, जिनमें ब्रिटिश सरकार के अंदर जो प्रांत है उसमें 296 और 93 देशी रियासत। इन 296 पे चुनाव हुए थे, ये 93 मनोनीत थी। ठीक है। और क्या था कि 3 प्रमुख समुदाय में बटा था, मुसलमान, सिख और सामान्य। ठीक है, कि जितनी जिनकी जनसंख्या होगी उस हिसाब से इनको संविधान सभा में सीटें अलॉटेड होंगी। हाँ, और चुनाव कैसे होता है? प्रांतीय विधानसभा जो थी, विधानसभाएँ थी, उनके सदस्यों द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। ठीक है, तो चुनाव होते हैं, कुल 296 सीटें रहती हैं। जुलाई अगस्त 46 में चुनाव होते हैं। 208 उसमें से किसको मिलती हैं? कांग्रेस को। 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य छोटे समूह को प्राप्त होती हैं। ये हम लोगों ने संविधान सभा के निर्माण के बारे में पिछली कक्षा में देख लिया था। अब ये देखिए, 389, 296 प्लस 93, 296 में निर्वाचन होता है। कांग्रेस 208 सीटें, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य सदस्यों को। ठीक है। अब संविधान सभा के बारे में और अगर देखा जाए तो देखिए कि सभी महत्वपूर्ण दलों को, समुदायों को सीटें मिली ही थी। समुदाय को कैसे? क्योंकि मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग को जनसंख्या का पद मिला था, तो सभी मुस्लिम और सिखों का प्रतिनिधित्व तो आपने देख ही लिया। और पार्टियों का भी देख लिया कि भाई चुनाव हुआ, प्रॉपर मुस्लिम लीग को भी सीट मिली, कांग्रेस को मिली, सभी वर्गों के प्रतिनिधि थे। ठीक है। 15 महिलाएँ थी संविधान सभा में, 6 ईसाई थे, 6 जनजातियाँ थी। हाँ, जनजाति सीटें आंग्ल भारतीय 3 थे और पारसी भी 3 थे। ऐसा क्यों कहते हैं? कई बार कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू बहुसंख्यकों का संगठन था, हाँ, या फिर केवल कांग्रेस का ही संगठन था संविधान सभा। तो इन सारे आरोपों के जवाब में ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी होती हैं। कभी आपको लिखना हुआ या बताना हुआ कि सभी वर्ग के लोग थे, कि केवल पुरुषवादी, हिंदूवादी या फिर समवर्णवादी नहीं थे ये। ठीक है। खैर, प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा बैठती है। हाँ, अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, इन्हें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को प्रॉपर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी जी, वहीं बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। ठीक है, ये हमने संविधान सभा के बारे में जान लिया। अब संविधान सभा द्वारा ही एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें स्वतंत्रता की बात की जाती है, जो हमें अब संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। वो सारी स्वतंत्रताओं की बात होती है। इसमें बात होती है न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। इसमें बात होती है समानता की, जो हम लोगों ने देखा है, अभी आगे देखेंगे भी इसमें आपकी प्रस्तावना में। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, और अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ी जातियों, जनजातियों के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई थी सुरक्षा की। वर्तमान संविधान या भारतीय संविधान से जो भिन्न चीज़ है वो महत्वपूर्ण ये है कि अवशिष्ट शक्तियाँ इसमें राज्य को दी जाती हैं। हाँ, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। तो अगर कुछ अंतर है तो 13 दिसंबर 46 को जो प्रस्तुत होता है, 22 जनवरी 47 को पारित होता है, नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं। ये फैक्ट आप जान लीजिए। अंतर के नाम पे अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को है, बाकी दोनों चीज़ें जो वर्तमान भारत में है वही सारी चीज़ें इसमें भी प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी गई वही उद्देश्य प्रस्ताव में भी हैं। अब भारतीय संविधान अधिनियम 1947 पारित होता है, उससे क्या बदलाव आता है? ठीक है, संविधान सभा पहले क्या था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू की गई थी, अब वो संप्रभु हो गई थी, यानी कि अपने बारे में सभी निर्णय लेने की शक्ति उसको प्राप्त हो गई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया है। अब उसे दोहरे कार्य भी करने हैं कि पहला तो कार्य संविधान निर्माण का करना है, हाँ, संविधान सभा के रूप में।
दूसरा कार्य संसद के रूप में भी करना, क्योंकि पूरे देश के लिए विधि निर्माण का कार्य भी उसके हाथ में आ गया है। पहले क्या था कि संसद का कार्य कौन करती, ब्रिटिश संसद करती थी, वो कानून बनाती थी बहुत पहले। और फिर बाद में भारतीय क्या बोलते हैं, विधानसभाओं, विधान परिषदों, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बनती हैं। तो बहरहाल एक हमारी संविधान सभा है और प्लस संसद का काम भी ये करती हैं, विधि निर्माण का। तो जब संविधान सभा के तौर पे कार्य करती है, तब उसके अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, और वहीं जब संसद के तौर पे काम करती है तो जी.वी. मावलंकर जी उसके अध्यक्ष होते हैं। अब एक और बात ये होती है कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, तो जो सदस्य टोटल थे वो घट के 299 हो जाते हैं। अगली बात कि संविधान जो सभा जो है वो शक्तियों के बंटवारे में करती है का विश्वास, कि शक्तियों का या कर्तव्यों का विभाजन हो जाए, तो विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है। तो कुछ बड़ी, कुछ छोटी समितियां आती हैं, उन समितियों को हम देख लेते हैं, कई बार पूछ लेता है प्रश्न, और कौन कौन सी समितियाँ देखिए, बड़ी समितियों में देखा जाए तो एक संघ शक्ति समिति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी। एक संघीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रारूप समिति रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। मूल अधिकारों की उप समिति J.B. कृपलानी जी। वहीं अल्पसंख्यकों की उप समिति S.C. मुखर्जी अध्यक्ष। प्रक्रिया नियम समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू की। वहीं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। कुछ छोटी समितियां भी हैं, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर जी अध्यक्ष रहते हैं। कार्य संचालन समिति डॉक्टर K.M. मुंशी जी रहते हैं अध्यक्ष। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया जी रहते हैं अध्यक्ष। वहीं राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये फैक्ट आप कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे वो पूछ लेती हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे संघ संविधान समिति हुआ, और प्रांतीय संविधान समिति हुआ, प्रारूप समिति हुआ, मूल अधिकार अल्पसंख्यक हुआ। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद अगर हो जाएं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रध्वज वाला हुआ। बहरहाल प्रारूप समिति ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में गठित होती है, ठीक है। सबसे विशेष समितियों में शामिल है। गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। सदस्य कौन रहते हैं, इसमें कुल 7 रहते हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था, ठीक है। इसमें जो डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल से होता है। ये फैक्ट कभी पूछ लेता है। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर जो आते हैं वो पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसमें सदस्य कौन कौन सा थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, N. गोपालस्वामी अयंगर जी थे, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, डॉक्टर K.M. मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। ये 5 सदस्य तो पूरे समय तक रहते हैं। फिर N. माधवराव जी एक सदस्य हैं। पहले B.L. मित्र जी रहते हैं, लेकिन B.L. मित्र जी की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य कारणों से वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो N. माधवराव जी आते हैं। ऐसे ही D.T. कृष्णाचारी रहते हैं। D.P. खेतान जी की 1948 में मृत्यु हो जाती है, T.T. कृष्णाचारी जी आ जाते हैं। तो ये 7 मेंबर हैं इन समितियों के। अब आगे देखते हैं कि जब कानून बन जाता है, इस दौरान ये लोग क्या करते हैं कि विभिन्न उनका जो है अध्ययन करते हैं। किसका, ये कुल 60 देशों में 11 बैठकें होती हैं, और 60+ देशों का जो है संविधान का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जो है ये लोग संविधान का निर्माण करते हैं। फिर जब संविधान बनने लगता है, प्रारूप पे डिसाइड हो जाता है, तो 3 वाचन होते हैं। इन वाचनों में क्या होता है, जैसे ये 3 वाचन में पहला वाचन जो होता है, इसमें कुल मिला के रखा जाता है मोटे तौर पे। एक्चुअल डिस्कशन जो है हमेशा द्वितीय वाचन में होता है, और तृतीय वाचन में पास फेल वाली चीज़ है कि स्वीकार होगा या अस्वीकार होगा। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 और 5-6 दिन जो है ये आपका प्रथम वाचन चलता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, ये लगभग 11 महीने जो है ये आपका द्वितीय वाचन चलता है। और वहीं 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तृतीय वाचन चलता है, ठीक है। यही तृतीय वाचन में ही संविधान जो है ये 12-13 दिनों के बीच में ही 26 जनवरी 1949 को संविधान का स्वीकरण होता है, या संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो थर्ड वाचन में ही संविधान जो है स्वीकार हो जाता है। अम्बेडकर जी द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड,
हाँ, ये पारित होता है तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो जाता है। पर लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों होता है कि 1929 में जो है भारत ने लाहौर अधिवेशन के दौरान जो है ये तय किया था कि हम झंडा फहराएंगे। 1930 में झंडा फहराया जाता है और भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस एक तरीके से मनाया जाता है। हाँ, तो उसी को के उपलक्ष्य में जो है 26 जनवरी 50 को जो है गणतंत्र दिवस तय किया गया कि इसी दिन से संविधान लागू किया जाएगा। बहरहाल संविधान में चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक प्रस्तावना होती है, फिर कुल 392 अनुच्छेद रहते हैं, 22 भागों में विभाजित रहते हैं जो और कुल 8 अनुसूचियाँ रहती हैं। हाँ, इनमें से कुछ तो देखिए तुरंत लागू हो जाते हैं। क्या क्या? निर्वाचन संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान, कुछ संक्रमणकालीन प्रावधान और अस्थायी उपबंध जो रहते हैं वो तुरंत लागू हो जाते हैं। बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगता है। 60+ देशों का संविधान देखा जाता है, 11+ बैठकें होती हैं, 114+ दिन लगते हैं। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा 24 जनवरी 1950 के बाद खत्म हो जाती है और 26 जनवरी 50 को जो है लागू हो जाता है संविधान। अब विभिन्न चीज़ें कब कब लागू होती हैं देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार होता है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को सहमति देती है भारतीय संसद या भारतीय संविधान सभा आप कह सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, हाँ राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, वो स्वीकार होता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी स्वीकार होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे अम्बेडकर साहब हमारे राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन जाते हैं और साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह का स्वीकरण भी 26 जनवरी 1950 को ही होता है। ठीक है, तो ये रही कुछ संविधान सभा के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा के सम्मुख आई प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराएं व हितों के लोग थे। ठीक है, कोई समाजवाद को मानने वाला था, कोई पूंजीवाद में विश्वास रखता था, कोई गांधीवाद में विश्वास रखता था, कोई कम्युनिस्ट था, ठीक है, मार्क्सवादी था। तो इन विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न हितों के बीच में समन्वय साधना, ठीक है, विभिन्न तरह के लोगों को एक साथ लेके चलना और एक ऐसे सर्वस्वीकृत संविधान का निर्माण करना कठिन काम था। तो बहुत बड़ी चुनौती ये थी। फिर एक बड़ी समस्या थी कि विकास के उचित मार्ग का चुनाव किया जाए। विकास के उचित मार्ग के चुनाव से मतलब ये है कि हम लोग कृषि पे पहले ज़्यादा ध्यान दें या उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करें या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करें। ठीक है, तो कंट्रोल्ड वे में रहें या मुक्त व्यापार नीति का पालन करें। बहरहाल एक और समस्या सांप्रदायिकता की थी। सांप्रदायिकता की समस्या इसलिए थी क्योंकि उस समय देश का बंटवारा हो रहा था, देश भर में जगह जगह पे बड़े स्तर पे दंगे हो रहे थे। तो ऐसे समय में उनको समाधान करना प्लस अल्पसंख्यकों को ये यकीन दिलाना कि भारत में भी आप पूर्णतः सुरक्षित हैं और भारतीय संविधान आपके हितों के लिए काम करेगा और जो है उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि एक लोकतांत्रिक देश में जो है अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा। तो इसीलिए अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस कराना भी बहुत ज़रूरी था। इसमें भी संविधान के समूह की भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी। फिर कौन से मॉडल का चुनाव किया जाए? मॉडल इन द सेंस कि संसदीय व्यवस्था का चुनाव किया जाए, अध्यक्षात्मक प्रणाली का चुनाव किया जाए। ठीक है, कि मतलब राष्ट्रपति शासन रहे, मतलब राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में है या संसदीय जैसे इंग्लैंड में रहा है। ठीक है, केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण किया जाए। सामान्यतः तो ये बात की जाती है कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण ज़्यादा बेहतर है, शक्तियाँ ग्रास रूट लेवल पे, फिर स्टेट्स को भी शक्ति दो एक संघात्मक रूप में। और या फिर 9 स्वतंत्र देश हैं हम, हमारे लिए ज़रूरी है कि शक्ति एक जगह मजबूत तौर पे रहे ताकि जो है छोटे छोटे टुकड़ों में भारत ना टूट सके। हाँ, भारत का बाल्कनीकरण ना हो, ये भी ज़रूरी था। फिर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये भी एक बात थी। ठीक है, फिर DPSP यानी नीति निदेशक तत्व जो हैं उनको प्रवर्तन किया जाए उनका या ना किया जाए। हाँ, क्योंकि मूल अधिकार तो दिए ही गए हैं आपको, उनका प्रवर्तन होता, आगे हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये सारी चीज़ें।
और अगर एक अभी जान लीजिए कि नीति निदेशक तो कुछ ऐसे आदर्श रूप में है, ठीक है, जो कि सरकारें जब कानून बनाएंगी या शासन करेंगी, उनमें उनके लिए एक मूल्यों का या आदर्शों का काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या उनको जो है मतलब बाध्यकारी बनाया जाए कि इनका पालन करना ही करना है, या केवल आदर्श रूप में ही दिया जाए, ये एक प्रश्न था, ठीक है। अगला एक था कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कैसे बनाए रखें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। छोटी छोटी कई रियासतें थी 550 के ऊपर, वो जुड़ी थी। उसके अलावा धार्मिक उन्माद फैल ही रहा था, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, और कई भी छोटे छोटे धर्म और जातियाँ थी देश भर में। तो कैसे उनको समस्याओं से डील किया जाए, तो इनके समाधान के लिए 2 तरीके अपनाए गए। एक सर्वसम्मति, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पे सभी लोग एग्री कर रहे थे, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाए, समानता की स्थापना की जाए तो सभी वर्ग जो हैं, सभी लोग जो थे, ये सारी चीज़ों पे एग्री करते थे कि हाँ, जैसे कि मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हाँ होने चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद था, तो वहाँ समायोजन की नीति अपनाई गई, जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, आप पूंजीवादी जाना है, समाजवादी जाना है, चलिए ठीक है, हम बीच का रास्ता अपना रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था लेते हैं। संघात्मक शासन चुने या एकात्मक शासन चुने। संघात्मक मतलब कि स्टेट और क्या बोलते हैं, केंद्र में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो जाए, या फिर एकात्मक हो, केंद्र ही सब सर्वसत्तावाद, सभी सारी सत्ता केंद्र में केंद्रित हो, और राज्य जो है मात्र उनको हस्तांतरण ही किया जाए शक्तियों का, वास्तविक हकदार ना हो वो, ठीक है, सुविधा के लिए मात्र केंद्र कर दे। पर इन्हीं के बीच का रास्ता चुना गया, ठीक है। भारत को अर्थसंघात्मक बोला गया, भारतीय संविधान को केसी वियर द्वारा। तो ये भी ऐसी चीज़ है। ऐसे केंद्र शासन व पंचायती राज का आया कि पंचायती राज क्या लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, हाँ ठीक है। पंचायती राज जैसे आर्टिकल 40 में था, एक नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल है, ठीक है, कि एक आदर्श है, इसको हम लोग को पालन करना है, पर इनको अभी से ही संविधान में शामिल कर लिया जाए, प्रवर्तन करना जरूरी है या नहीं, इस पर कई लोग जो है सहमत नहीं थे। जैसे अम्बेडकर जी कह रहे थे कि गाँव में जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा दिखती है, ठीक है, अगर वहाँ पे भी अभी पंचायती राज आ जाएगा तो जो दलित जातियाँ हैं उनका रहना दूभर हो जाएगा। तो वो पंचायती राज के समर्थक नहीं थे। तो बहरहाल इसीलिए पंचायती राज जो है चुना गया, लेकिन एक डीपीएसपी में उसको रख दिया गया आदर्श के तौर पे, ना कि संवैधानिक रूप दिया गया उसको। बहरहाल ये तो ऐसे समाधान हुआ उनका सर्वसम्मति और समायोजन के माध्यम से। कुछ महत्वपूर्ण विवाद भी जुड़े रहे संविधान सभा के साथ। सबसे पहला विवाद ये था कि क्या संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कि क्या संविधान सभा के पास वो शक्तियाँ हैं एक पूरे देश के बारे में कानून बनाने की, क्योंकि इसका जो वो हुआ निर्वाचन हुआ है, नियुक्ति जो हुई है, जो भी हुई है, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई है। कैबिनेट मिशन आता है और वो बताता है, ठीक है, चर्चिल और जयकर वगैरह ये लोग ऐसा कहते हैं कि कैबिनेट योजना के अधीन आए, इसलिए संविधान सभा जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं है। पर देखिए, पहली बात तो ये कि हाँ ज़रूर है, निर्माण हो रहा है कैबिनेट योजना से, पर उसके विघटन का हक जो है उनको नहीं है अंग्रेजों कैबिनेट प्रणाली के अंतर्गत। ये हक इन्हें 2/3 बहुमत से खुद ही है कि हमारा विघटन कब होगा, ठीक। तो पहली बात ये कि आप ख़त्म नहीं कर सकते, हमारा निर्माण एक बार ज़रूर हो गया, ख़त्म नहीं कर सकते। फिर संचालन की जो पूर्व निर्वाचन होगा, संविधान का पूर्व संचालन जो होगा, इसकी पूर्ण शक्ति इसको दी गई है, एक निर्वाचित सभापति को, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी को। संचालन वहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर अंतिम में इसका अनुमोदन कौन करता है, हाँ स्वयं या जनता। इसका सोर्स कौन बनाता है, हम भारत के लोग, तो जनता के द्वारा ही अनुमोदन होता है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू ही हो जाता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन की बात ही खत्म है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू है, इसका मतलब भारत ही है मालिक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेसलेस है। फिर अगली बात, ये क्या जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ नहीं है, हाँ जो भी लोग आए हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, या फिर प्रांतीय विधान कह सकते हैं कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा चुनाव हुआ है, तो परोक्ष निर्वाचन कह सकते हैं सब। तो ऐसा जेपी समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण जी महान नेता थे। पर दिक्कत क्या है कि अब इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करें, कि पहली बात तो हर दल हर जाति के लोग थे, ठीक है। माना कि कांग्रेस का बहुमत था, ठीक है, पर बाकी दल के लोग भी थे,
हाँ, और प्रारूप समिति की बात की जाए तो मात्र KM मुंशी, ठीक है, और जो 7 सदस्य थे उनमें KM मुंशी और TT कृष्णाचारी ही केवल जो थे क्या बोलते हैं कांग्रेसी थे, बाकी अन्य दलों के थे। तो दूसरी बात की अल्पसंख्यक भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि अल्पसंख्यक भी हैं, कैसे कि भाई मुसलमानों और सिखों की जनसंख्या के ही अनुपात में दिया गया था, और बाकी पारसी, ईसाई, आंग्ल भारतीय, इन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था। जैसे मैंने ये बताया ना कि 15 महिलाएं हैं, ईसाई भी 6 थे, जनजातियों के भी 6 प्रतिनिधि थे, आंग्ल भारतीय भी 3 थे, पारसी भी 3 थे, तो इनका प्रतिनिधित्व है ही। हाँ, इसके अलावा दलों की बात करें तो हिंदू महासभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा के जयकर ही थे, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक के भी प्रतिनिधि हुआ करते थे, तो विभिन्न दलों का भी प्रतिनिधित्व था। तो इस तरीके से ये नहीं कह सकते कि केवल कांग्रेस का ही संगठन था या जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था यहाँ पे, ठीक है। एक अलग बात चलती है कि संगठन का आधार सांप्रदायिक था। इसका मतलब ये है कि आप जो है कैसे चुन रहे हो। आपने कहा कि सिख को जनसंख्या के अनुपात में दे दिया, मुस्लिमों को दे दिया और फिर सामान्य को दे दिया, तो सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन हो रहा है, ठीक है। और प्रांतों में चुनाव हुआ, पृथक निर्वाचन लागू है, ठीक है, पार्लियामेंट योजना से लग जाता है। बट अगर उसके खंडन की बात की जाए तो पहली बात तो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में सांप्रदायिक एक सहयोग होता है और सब मिलजुल के संविधान बनाते हैं, चाहे प्रारूप समिति हो, चाहे संविधान सभा हो, हर जाति धर्म के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, ठीक है। हमारे संविधान में आर्टिकल 29-30 हुआ, या समानता की जब जो भी बात है, समानता की जो भी बात है, अल्पसंख्यकों को जो है पर्याप्त शक्ति दी गई, पर्याप्त उनके लिए व्यवस्था की गई है। हाँ, और ऐसा करना थोड़ा ज़रूरी भी हो जाता है सांप्रदायिक तौर पे कि मान लीजिए अगर आप उनको अल्पसंख्यकों को जगह देना भी ज़रूरी है। आप संगठन के आधार को सांप्रदायिक बोल देंगे, लेकिन अगर अल्पसंख्यक गायब हो जाएँ तो उनके लिए विशेष व्यवस्था करी जाना कमज़ोर लोगों के लिए कोई गलत बात नहीं है। और मुस्लिम लीग कह भी रही थी कि कांग्रेस जो है वो केवल हिंदुओं का संगठन है या भारत एक हिंदू देश है, तो ऐसा खारिज भी करना इन मिथ्या प्रचारों को। तो अल्पसंख्यकों को जगह देना या उस आधार पर संगठन करना कोई गलत बात नहीं है। अगली बात कि बहुत समय लग गया, तो देखिए ठीक है, कहते हैं कि USA में 4 महीने में ही बन गया संविधान, भारत ने 3 साल लगा दिए। निराजुद्दीन अहमद एक रहते हैं, वो कहते हैं अपवहन समिति है। तो एक बात जानिए कि भारत ने पहले 60+ देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और करना भी जरूरी है। अगर आपके सामने कुछ उदाहरण मौजूद है जिन्होंने उनको जिया है, तो बेहतर यही है ना कि आप उनसे सीखें। तो आप, और उसके साथ साथ आपको केंद्र का भी संविधान बनाना है प्लस प्रांतीय संविधान बनाना है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या है, केंद्र का अलग है, राज्यों का अलग है, लेकिन भारत में दोनों को बनाना जरूरी था। फिर 600+ लगभग 600 करीब रियासतें आ रही हैं, उनका एकीकरण जरूरी है, तो उसके लिए भी संविधान में व्यवस्था करनी है, ठीक है। और क्या है कि विभिन्न धर्म, भाषा, जाति के लोग हैं, विचार के लोग हैं, उन सबको भी जगह देना है, ठीक है। मूल अधिकार के साथ साथ DPSP भी दी गई हैं, आदर्शों की भी बात की जाती है। तो पूरा दर्शन भी हमारे संविधान में देखने को मिल रहा है, केवल शासन प्रणाली के बारे में नहीं बताया गया है, तो काफ़ी कुछ है। फिर कुछ लोग कहते हैं, जैसे चर्चिल हुआ, लॉर्ड वाइकॉन्ट वगैरह हुए, कि हिंदुओं का केवल वर्चस्व है। हाँ, पर सीधी सी बात है, कैबिनेट मिशन आया तो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन के बाद जो है विभिन्न धर्म जाति के लोग आ ही गए थे। 89 मुस्लिम थे, आपको पता है, 4 सिख हुआ करते थे, ईसाई 6 थे, जनजातियों के प्रतिनिधि 6 थे, पारसी 3 थे, आंग्ल भारतीय 3 थे, साथ ही अल्पसंख्यकों के हितों का भी प्रावधान किया गया था। तो इसीलिए हिंदुओं का वर्चस्व कहना इसको गलत है। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जटिल कानूनी दस्तावेज है, वकीलों को प्रतिनिधित्व है, राजनीतिज्ञों को प्रतिनिधित्व है उसमें, संविधान सभा में। तो देखिए, आप दस्तावेज ही ऐसा है, संविधान आसान काम तो है नहीं, उसमें लूप होल्स आप डाल नहीं सकते। तो यही है। बहरहाल अब आप संविधान सभा से संबंधित बेसिक्स हम लोगों ने जान लिए हैं। कल हम लोग संविधान की विशेषताओं और आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।